नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तक किया था क्वेश्चन। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन से। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो डबल फर्टिलाइजेशन है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन मोस्टली पौधों में पाया जाता है और इसकी खोज किसने की थी? एक साइंटिस्ट थे नवास्चिन। कौन? एक नवास्चिन नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहली बार इसे फ्रिटिलेरिया, जो कि एक क्या है, पौधा है, प्लांट है, और लिलियम में खोजा था। खोज किसने की? इसकी खोज की थी किसने? नवास्चिन ने की थी। किन प्लांट्स में? फ्रिटिलेरिया और लिलियम में। ठीक, तो डबल फर्टिलाइजेशन किसमें? प्लांट्स में या पौधों में पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? नवास्चिन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। किसमें? फ्रिटिलेरिया और लिलियम में। किसने? फ्रिटिलेरिया और लिलियम में। अब इसके आगे देखते हैं कि होता कैसे, प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक, ये क्या है? हमारा एक सेल है। क्या है? ये हमारा एक सेल है। ठीक, और ये दोनों हमारी, ये दोनों हमारी क्या हैं? सिनर्जिड सेल हैं। ठीक, और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल के दो गेमेट्स क्या करते हैं? ये माइक्रोपाइलर इंड से एंटर करते हैं। क्या है ये? माइक्रोपाइलर इंड है, या माइक्रोपाइलर क्या है? ओपनिंग है। सॉरी, ये क्या है? माइक्रोपाइलर ओपनिंग है। यहाँ से हमारे क्या करेंगे? मेल के दो गेमेट्स इंटर करेंगे। ठीक, एक गेमेट्स यहाँ आके इसको फर्टिलाइज करेगा। किसको? एक सेल को फर्टिलाइज करेगा। ठीक, और एक सेल फर्टिलाइज होने के बाद यही लास्ट में क्या करेगी? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगी। लेकिन जो दूसरा गेमेट्स आएगा वो किसको फर्टिलाइज करेगा? ये जो सिनर्जिड सेल पड़ी हुई हैं, क्या सिनर्जिड सेल पड़ी हैं, इनको क्या करेगा? फर्टिलाइज कर देगा। ये सिनर्जिड सेल जब फर्टिलाइज होंगी तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। जब मेल के दो गेमेट एक सेल को और दूसरा क्या? सिनर्जिड सेल को क्या करे? फर्टिलाइज करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। और इन दोनों को, पहला
एक सेल का फर्टिलाइजेशन और दूसरा सिनर्जी सेल का फर्टिलाइजेशन। इन दोनों प्रोसेस को टुगेदर यानी दोनों को एक साथ मिला के हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। एक सेल और सिनर्जी सेल को एक साथ मिला के जब हम बात करेंगे इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। और इस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। ठीक है, क्या, दोहरा निषेचन। तो ये है हमारा क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि जब मेल की दो गैमेट एक सेल को और अगला गैमेट या दूसरा गैमेट्स क्या, दोनों सिनर्जिड सेल को फर्टिलाइज करेगा, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और डबल फर्टिलाइजेशन किसमें, प्लांट्स में पाया जाता है, जिसकी खोज किसने की थी, नवास्चिन नाम के साइंटिस्ट ने की थी, फ्रिटिलेरिया और लिलियम में। ठीक है, तो ये क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण के नियम के बारे में पूछा गया है। तो मेंडल के लॉ अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए हम तीनों रूल्स को देख लेंगे। मेंडल ने जो 3 लॉ दिए थे तीनों के बारे में देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेंडल, ठीक, मेंडल एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। ये अपने प्रारंभिक जीवन में क्या थे, एक पादरी थे, और वहीं चर्च में रह के इन्होंने प्लांट्स पर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। और कई साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने एक्सपेरिमेंट को क्या किया, पब्लिश किया। तो सबसे पहले मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स या अनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं। क्या, अनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं मेंडल को। ठीक, और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किसके पे किया था, मटर के पौधे पर किया था। कितने लक्षण को रखा था इन्होंने, मटर के 7 लक्षण को क्या किया, इवेलुएट किया। क्या किया, मटर के 7 लक्षणों को क्या किया, इवेलुएट किया। ठीक, और मटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पी प्लांट, साइंस में इसे पाइजम सटाइवम कहते हैं। साइंस में से क्या कहते हैं, पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम लिखते हुए बोर्ड में इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है ये हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, ये वाला हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ये और ये, इसमें अगर ज़रा सा भी चेंज हुआ तो आपका ये नामनक्लेचर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये हमेशा स्मॉल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर में। ठीक ठीक, तो मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक, किस पौधे का इस्तेमाल किया था, मटर के पौधे का इस्तेमाल किया। मटर के पौधे के 7 लक्षण को मेंडल ने लिया। ठीक, और इनको कई इवेलुएट करने के बाद क्या, अपने एक्सपेरिमेंट लिखे। ठीक, अब 7 लक्षणों में आप देख लेना कि क्या, मटर का सबसे पहले कलर लिया था। ठीक, और क्या लिया था, पोड का शेप लिया था, और जो दाने होते झुर्रीदार हैं और गोल दाने। ठीक, इस तरह करके 7 तरह के कैरेक्टर लिए थे, और इनको कई पीढ़ियों तक इवेलुएट करने के बाद मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को क्या किया, पब्लिश किया। ठीक, तो अगर हम पहले नियम की बात करें तो पहला नियम क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम
लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभावी। क्या होता है? प्रभावी। ठीक, ठीक। तो मेंडल ने क्या कहा कि दो लक्षण, ठीक, जो लक्षण होते हैं वो हमेशा क्या जाते हैं? पेयर्स में जाते हैं। किसमें? पेयर में होते हैं। ठीक, और उन पेयर में कोई एक लक्षण, पेयर मतलब कि जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा। ठीक, लक्षण हमेशा किस में होंगे? पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे, और उन जोड़े में से कोई एक लक्षण क्या होगा? प्रभावी होगा, और दूसरा लक्षण क्या होगा? अप्रभावी होगा। यानी एक डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा? रिसेसिव होगा। तो जो डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव पे क्या करेगा? भारी पड़ेगा। डोमिनेंट वाला कैरेक्टर रिसेसिव पे भारी पड़ेगा और रिसेसिव वालों को क्या करेगा? दबा देगा। आने वाली जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर तो दिखाई देगा, लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर क्या करेगा? दिखाई नहीं देगा। ये क्या था? डोमिनेंट का लॉ ऑफ डोमिनेंट की में मेंडल ने क्या बताया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो आने वाली पीढ़ी में दिखाई देगा, लेकिन जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा वो दिखाई नहीं देगा। वो कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट के द्वारा क्या करा जाएगा? दबा दिया जाएगा। ठीक, डोमिनेंट के द्वारा दबा दिया जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग क्रॉस करा लेते हैं। ठीक, अब ये क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक, अब यहां पे देखो कैपिटल टी, एक मिनट, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक, और कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक, ये तीनों क्या हैं? इसमें टी यहाँ भी डोमिनेंट है, यहाँ भी डोमिनेंट है, यहाँ भी डोमिनेंट है। ठीक, ये टी यहाँ पर क्या करेगा? ये रिसेसिव वाले टी को क्या कर देगा? दबा देगा। क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा, और इसके लक्षण को यहाँ क्या कर देगा? दिखने नहीं देगा। यहाँ पे दिखेंगे किसके? केवल डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेंगे। जब डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? 3:1 के रेशियो में हमारा रिजल्ट आएगा, जिसमें क्या होगा? ये लंबे पौधे होंगे, ये एक क्या होगा? बौना। क्या होगा? बौना पौधा होगा। एक क्या होगा? ये हमारा बौना पौधा। ठीक, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सीधा सीधा बिल्कुल साफ दिख रहा कि ये क्या है? एक टी यहाँ है कैपिटल, एक टी यहाँ है, एक टी यहाँ है। यहाँ दोनों टी कैपिटल हैं। यहाँ तो लंबा होना बनता था, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक स्मॉल टी यहाँ है, एक स्मॉल टी यहाँ है, लेकिन यहाँ भी पौधे क्या हैं? टाल हैं। क्या है? टाल है, यानी कि लंबे पौधे हैं। ठीक, यहाँ पे चाहिए था कि मिडल होते, ना लंबे होते ना छोटे होते, लेकिन यहाँ पर क्या है? दोनों प्लांट क्या हैं? लंबे हैं। इसका मतलब कि ये कैरेक्टर क्या है? यहाँ पर डोमिनेंट है, और ये कैरेक्टर क्या है? रिसेसिव है। ये प्रभावी कैरेक्टर है और ये अप्रभावी कैरेक्टर है, जिसके लक्षण जो है दिखाई नहीं दे पाए, और ये इसके लक्षण को क्या? प्रभावी वाले कैरेक्टर ने अप्रभावी कैरेक्टर को क्या कर दिया? दबा दिया। और हमारा रेशियो क्या है? 3:1 का। 3 पौधे लंबे, एक पौधा छोटा। अब क्योंकि यहाँ पर
इस केस में देखें तो इस केस में दोनों क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है ही नहीं, तो ये पौधे क्या होंगे, छोटे होंगे। क्या होंगे, छोटे। और ये क्या होंगे, लंबे। क्या होंगे, लंबे। तो ये था क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें मेंडल ने क्या बताया कि लक्षण हमेशा क्या होंगे, जोड़े में होंगे, और जो दोनों जोड़ों में से कोई एक कैरेक्टर क्या होगा, प्रभावी होगा, तो अगला क्या होगा, अप्रभावी होगा। जो प्रभावी होगा वो अप्रभावी वाले लक्षण को क्या करेगा, दिखने नहीं देगा, अप्रभावी लक्षण को क्या करेगा, दबा देगा। ठीक, ये हुआ हमारा क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद जो सेकेंड लॉ दिया था वो दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। क्या दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगला लॉ क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। ठीक, ऐसे गेमेट प्यूरिटी का नियम भी कहते हैं। अब इसमें क्या कहा मेंडल ने कहा कि दो लक्षण हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, लेकिन उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब ट्रांसफर होता है वो तो रहते तो साथ में हैं, लेकिन उनका मेंडल का जो अगला नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्या, पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया, जैसे कि पहले हमने बताया कि लक्षण क्या होंगे, हमेशा पेयर में होंगे या क्या होंगे, जोड़ा में होंगे। ठीक, लेकिन मेंडल ने कहा कि जो पेयर होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लोग अगर समझे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके जो ठीक, इसको कराएं। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। ठीक, अब इसको अगर हम फर्दर F2 जनरेशन में ले जाएंगे, इसको हटा देते हैं, F2 जनरेशन में चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, जो एलील बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, कैपिटल टी और स्मॉल टी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गेमेट का नियम भी कहते हैं। तो इसमें मेंडल ने बताया कि ये जो कैरेक्टर है, ये और ये दोनों क्या रहेंगे तो एक साथ, दोनों कैरेक्टर एक साथ रहेंगे, लेकिन इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा और इसका प्रभाव क्या है, इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक, इसका प्रभाव इस पर नहीं होगा और इसका प्रभाव इस पर नहीं होगा, यानी कि हम सीधी इस बात कहें तो ये कह सकते हैं कि इनकी दोनों की संगति का प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ेगा। ठीक, F2 जनरेशन या फर्दर किसी भी जनरेशन, किसी भी पीढ़ी में ये अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो ये अपने अपने कैरेक्टर को इंडिपेंडेंटली ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये कैरेक्टर, मान लो F3 जनरेशन में ये वाला कैरेक्टर गया, कहाँ गया, F2 में या
F3 में ये वाला कैरेक्टर गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जोड़े के साथ था तो इसके अंदर क्या है, कुछ टाल कैरेक्टर है। टाल कैरेक्टर नहीं होंगे, लंबे वाले कैरेक्टर नहीं होंगे, इसके अंदर छोटे ही कैरेक्टर होंगे। क्या होंगे, इसके अंदर छोटे ही कैरेक्टर होंगे, लंबे वाले कैरेक्टर नहीं होंगे। और अगर इसकी बात करें, अगर ये इसके साथ ये केस देखें कि F2 या F3 जनरेशन में जा रहा है, तो हालांकि ये दोनों साथ थे, एक जनरेशन में साथ थे, 2 जनरेशन में भी साथ हैं, लेकिन इसका इफेक्ट इस पे नहीं होगा कि इसके इफेक्ट की वजह से इसकी टालनेस कम या इसकी लंबाई, इस कैरेक्टर की लंबाई कम नहीं होगी। ठीक, तो जब भी आगे गैमेट बनेंगे क्या होंगे, हमेशा ये लंबा वाला हमेशा लंबा रहेगा और स्मॉल वाला हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। इसका इफेक्ट इस पे नहीं होगा, इसका इफेक्ट इस पे नहीं होगा। तो इस तरह से जो भी गैमेट बनेंगे अगली जनरेशन्स में क्या होंगे, प्योर होंगे। क्या होंगे, प्योर होंगे। ठीक, तो जो भी गैमेट F2 जनरेशन F3 जनरेशन में आगे बनेंगे, ठीक, पेयर में होने के बावजूद उनका इफेक्ट एक दूसरे पे नहीं पड़ेगा और ये हमेशा क्या होंगे, अपने प्योर फॉर्म में होंगे। ठीक, टाल वाला टाल, स्मॉल वाला स्मॉल। ठीक, लंबे वाले लंबे रहेंगे, लंबे गैमेट बनाएंगे, और छोटे वाले गैमेट हमेशा प्योर छोटे रहेंगे। ठीक, या तो प्योर छोटे या तो प्योर लंबे। ऐसा नहीं है कि आधा जो लंबा था वो थोड़ा छोटा हो गया, जो छोटा था थोड़ा बड़ा हो गया। या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, दोनों पे एक दूसरे का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमेशा अपने प्योर फॉर्म में रहेंगे। ये कहा था मेंडल ने, किसने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ पृथक्करण में, कि एक जनरेशन के बाद अगली जनरेशन में जो गैमेट बनेंगे वो हमेशा अपने प्योर फॉर्म में बनेंगे, या तो टाल या फिर स्मॉल, या फिर टाल या स्मॉल। उनका इफेक्ट पेयर में होने की वजह से एक दूसरे पर नहीं पड़ेगा। ये कहा था किसमें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। इसके बाद जो अगला लॉ आता है वो लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अगला नेम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हिंदी में से क्या कहते थे, स्वतंत्र संकलन का नियम। क्या, स्वतंत्र संकलन का नियम। पहले वाले लॉ में हम लोगों ने देखा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हमने क्या कराया था, ठीक, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ स्मॉल टी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पेड़ क्या है, मटर के प्लांट क्या है, टाल हैं। यहाँ भी क्या है, टाल हैं। यहाँ भी क्या है, टाल हैं। यहाँ पे क्या है, स्मॉल हैं। ठीक, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने कहा कि यहाँ पे जो कैरेक्टर सप्रेस है, क्या है, सप्रेस है, यानी कि ये वाला कैरेक्टर क्या हो गया, यहाँ पे सप्रेस हो गया। क्या हो गया, सप्रेस हो गया। अगर इन दोनों की अगली पीढ़ी में ये कैरेक्टर क्या करे, जो सप्रेस है वो ख़त्म नहीं हुए हैं, अगली पीढ़ी में इंडिपेंडेंटली ये कैरेक्टर क्या करेंगे, फिर से दिखाई देंगे। मेंडल ने क्या कहा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि एक पीढ़ी में जो कैरेक्टर क्या हो गए, सप्रेस हो गए हैं, वो
फर्दर उसी पीढ़ी में या अगली फीलियल जनरेशन में क्या होंगे, वो कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली फिर से क्या करेंगे, दिखाई देंगे, वो ख़त्म नहीं हुए हैं फिर दिखाई देंगे। ये मेंडल ने किस में बताया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताया था। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है जैव उर्वरक के बारे में। जैव उर्वरक हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को किस तरह से बढ़ाते हैं। ठीक, तो हम लोग जैव उर्वरक के बारे में देखते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक, क्या, जैव उर्वरक। ठीक, बायो फर्टिलाइजर का मतलब यहाँ क्या, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। ठीक, तो बायो फर्टिलाइजर में क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर में बहुत छोटे छोटे क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी पृथ्वी की या मिट्टी की उर्वरक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। किस तरह से बढ़ाते हैं, जैसे कि अगर हम कुछ नाइट्रोजिनस कंपाउंड की बात करें, जैसे जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं उनको क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से आसपास की जो भी जहाँ भी वो पाए जाते हैं उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करते करके प्लांट के आसपास की सॉइल में उसको क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। ठीक, अब जो जिस प्लांट में नाइट्रोजन की कमी होगी वो प्लांट क्या करेगा, उसको अब आसानी से ऑब्जॉर्ब करेगा। ऑब्जॉर्ब करने के बाद वो प्लांट क्या करने, धीरे धीरे उनकी जो बढ़ने की स्पीड थी वो क्या करेगी, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। उनकी उर्वरक क्षमता मिट्टी की क्या होगी, बढ़ेगी, और प्लांट उसमें क्या है, अच्छे से क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। इन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको क्या करते हैं, सॉइल में क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक, तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है। ठीक, उसके अलावा कुछ पैरासाइट्स होते हैं, यानी सिम्बियोट्स होते हैं, यानी कि उसको हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, सहजीवी कहते हैं, जैसे कि राइजोबियम। ठीक, राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब जो दाल वाली प्लांट होते हैं, जिनसे हम लोग क्या करते हैं, दाल पाते हैं, उन प्लांट्स के क्या है, नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स में क्या होते हैं राइजोबियम ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। राइजोबियम नाम की बैक्टीरियाज पाई जाती हैं, साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन सारी बैक्टीरियाज का काम क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सॉइल में क्या करना, मिक्स करना। और जब ये सॉइल में मिक्स किए जाते हैं तो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्लांट को क्या करने हैं, एब्जॉर्ब करने में क्या करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड होती। प्लांट आसानी से इनको एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, तेज़ी से डेवलप होते हैं। पहले से जो डेवलपमेंट उनका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी बायो फर्टिलाइजर मिक्स करने से पहले हो रहा था, अब बायो फर्टिलाइजर मिक्स करने के बाद इनका डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत तेज़ हो जाता है। तो बायो फर्टिलाइजर का जो काम होता है सॉइल की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए, वो क्या होता है, छोटे जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि राइजोबियम हुआ, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया हुआ, साइनोबैक्टीरिया हुआ, ये सारे बैक्टीरियाज क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करके सॉइल में मिक्स करते हैं। उस सॉइल में मिक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अब प्लांट क्या करते हैं, आसानी से एब्जॉर्ब करते हैं और तेज़ी से क्या करते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर हमारे इस तरह से काम करते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है एस्केरियासिस क्या होता है। क्या एस्केरियासिस क्या होता है एस्केरियासिस, ठीक, हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं, एस्केरियासिस कहते हैं। एस्केरियासिस क्या है,
एस्केरिया नाम का एक और राउंड वर्म होता है, कीड़ा होता है, ठीक। इसे हिंदी में गोल कृमि कहते हैं, गोल कृमि कहते हैं। ये कीड़ा क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो अपनी बॉडी की सरफेस से इस तरह का होता है। एस्केरियासिस। ठीक, ये क्या है, फीमेल स्केरिस है, स्केरिस। और ये क्या है, मेल स्केरिस है, ठीक। इसमें क्या है, जो फीमेल पार्टनर है वो क्या होती है, बड़ी होती है, फीमेल पार्टनर बड़ी होती है, और मेल पार्टनर क्या होती है, मेल पार्टनर क्या होते हैं, हमेशा छोटे होते हैं। ये फीमेल स्केरिस है और ये मेल स्केरिस है, ठीक। पाए कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। ये जो है अपना जो फूड होता है, जो खाना होता है, वो क्या करते हैं, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी खाना डाइजेस्ट होता है उसको ये अपनी बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। फूड एब्जॉर्ब थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक। ये खाना क्या करते हैं, अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, डेवलप होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और इन कीड़ों की वजह से हमारे इंटेस्टाइन में या हमारे पेट में क्या होते हैं, बहुत तेज, या स्टमक क्या होते हैं, स्टमक पेन होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये हमारी बॉडी में फैलते कैसे हैं, या हमारी बॉडी के अंदर आते कैसे हैं। तो ये इनके आने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक आदमी इससे क्या है, इफेक्टेड है, एस्केरियासिस से कोई एक आदमी इफेक्टेड है, ठीक। अब उसके स्मॉल इंटेस्टाइन या उसके अंदर स्केरिस के मेल फीमेल दोनों पार्टनर्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं, लगातार डेवलप हो रहे हैं, और इनकी लार्वी उसके पेट में लगातार डेवलप हो रही हैं। अब वो आदमी, ठीक, कहीं जाके लेट्रिन करता है, ठीक। अब कई जगह ये होता है कि कई कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है, खासकर अमेरिका वगैरह में एस्केरियासिस के काफ़ी केसेस देखने को मिलते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ जो लेट्रिन होती है उसको डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी लार्वी जो होते हैं वहाँ पर जो भी सब्जियाँ उगाई जाती हैं उसमें क्या करते हैं, पाए जाते हैं। या फिर अगर नॉर्मल जगहों पे बात करें अलग कहीं, तो लोगों की लेट्रिन के थ्रू क्या है, ये वहाँ के आसपास क्या है, इसके लार्वी फैले होते हैं। अब सपोज करिए कि वहाँ पर कोई एनिमल जैसे कि बकरी वगैरह हो गई, ये और सूअर वगैरह हो गई, ठीक, ये सारी जाके उनको क्या करती, इंजेस्ट करती हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, इनके लीवर तक पहुँचेंगे, कहाँ के, लीवर में पहुँचेंगे, ठीक। अब कोई आदमी जो मांसाहारी है, ठीक, सपोज कोई मांसाहारी जो पिग्स वगैरह का पॉर्क खाता है, या फिर बकरे वगैरह का, खास करके जो लीवर वाला पार्ट होता है वो खाने से बहुत तेज़ी से फैलता है, क्योंकि लीवर में क्या करते हैं, माइग्रेट करते, वहाँ पे इसके लार्वी होते हैं। जो आदमी उनके लीवर को क्या करेगा, एज ए फूड कंज्यूम करेगा, उसके अंदर ये लार्वी क्या करेंगे, पहुँचेंगे। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या करेंगे, डेवलप होंगे, डेवलप होके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी साइज बढ़ेगी। उसके अलावा ये एक स्टेज ऐसा आता है जब
हमारे हार्ट में और कहाँ ब्लड में, हर जगह करते हैं क्या, इनकी लार्वी क्या करते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये स्केरियासिस एक एक आदमी से दूसरे आदमी या एक होस्ट से दूसरे होस्ट में क्या करते हैं, फैलते रहते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि जीन अभियांत्रिकी। ठीक, तो हम लोग देखते हैं जीन अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये क्या है, बहुत बड़े बड़े लैब्स में, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लैब्स में क्या करी जाती है, परफॉर्म की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही अच्छी किस्म की मशीनों की ज़रूरत होती है, जैसे कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वगैरह हुए। ठीक, तो ये क्या है, एक्चुअली एक लैब टेक्निक्स है। क्या है, लैब टेक्निक, जो क्या प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल की जाती है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं और मनचाहे चीज़ या मनचाहे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम देखें, हाँ, इसमें 2 स्टेप होते हैं। क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। क्या, डिलीशन ऑफ जीन और क्या, इंसर्शन ऑफ डिलीशन ऑफ जीन्स और इंसर्शन ऑफ जीन्स। अब डिलीशन में क्या करते हैं, कुछ जीन्स हमारे अंदर से कुछ जीन्स को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, और इंसर्शन में क्या करते हैं, जीन्स को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मनचाही चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक, जीन्स को डिलीट या इंसर्ट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए ये क्या है, किसी डबल हेलिक्स से हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट काट लिया। ठीक, ये इसके क्या है, बेस हैं। ठीक, अब हमें ये पता है कि इस वाले बेस पर कोई क्या है, बीमारी है, डिसीज है। क्या है, बीमारी है या डिसीज है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीशन ऑफ जीन्स करेंगे। क्या करेंगे, डिलीशन ऑफ जीन्स करेंगे, और इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पे ले जाके इसको क्या करेंगे, ये पार्ट क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट का मतलब इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। काटने के लिए इससे पहले लेक्चर में हमने बताया था किस एंजाइम का इस्तेमाल होता है, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज का इस्तेमाल होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज के इस्तेमाल से ठीक, इसको क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे। काटने के बाद दोबारा ये पार्ट यहाँ से हटा दिया गया। ठीक, डिलीट कर दिया गया। दोबारा लाइगेज एंजाइम लाएंगे और इस पार्ट को उठा के यहाँ से
इस पार्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर जीन्स के कट जाने से वो बीमारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से डिलीशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो इंसर्ट करने का काम होता है वो क्या होता है कि सपोज ठीक, इसके अलावा जो इंसर्ट करने की बात करें तो आप लोगों को पहले से पता है, पिछली क्लास में मैंने बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किस में करते हैं, एग्रीकल्चर में भी करते हैं। किसके लिए, अच्छे वैरायटीज़ को पाने के लिए, यानी कि क्रॉप की ज़्यादा उर्वरक क्षमता बढ़ाने के, क्रॉप्स में उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और नई नई वैरायटी की बीज का क्या करते हैं, नई नई वैरायटीज़ की बीज बनाते हैं, जिससे हमारी उत्पादक क्षमता लगातार क्या करती है, बढ़ती जाती है। तो कैसे बढ़ती है वो देखिए कि मान लीजिए कि ये कोई जीन है, ठीक, और ये कोई दूसरा है, एक और है, ठीक। ठीक, अब यहां पर क्या है, ये कोई मान लेते हैं कि ये क्या है, गेहूं के पेड़ से एक जीन निकाला गया। ठीक, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसमें क्या है, उत्पादक क्षमता अच्छी है। इस A1 वाले में क्या है, उत्पादक क्षमता बहुत अच्छी है। और ये क्या है, ये A1 है और ये क्या है, A2 है। ये क्या है, A2 है। इसकी क्या है, उत्पादक क्षमता अच्छी है, उत्पादक क्षमता अच्छी है। ठीक, और ये इसमें क्या है, इसकी उत्पादक क्षमता अच्छी नहीं है। A2 की उत्पादक क्षमता अच्छी नहीं है। यहाँ पर क्या है, इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा है। क्या, प्रोटीन की क्वांटिटी इसमें क्या है, प्रोटीन की मात्रा अधिक है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि कहाँ पर प्रोटीन, किस जीन्स पे प्रोटीन की कोडिंग है। ये वेरीफाई करने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और डिलीट करके लाके यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लाके इंसर्ट कर देंगे। अब ये क्या है, इसकी उत्पादक क्षमता तो ऑलरेडी अच्छी थी, ठीक, और यहाँ पे प्रोटीन की कमी थी। अब यहाँ से हम प्रोटीन वाला जीन ला के यहाँ इंसर्ट कर दिए। अब क्या हुआ, इसकी उत्पादक क्षमता भी अच्छी हो गई और क्या हो गया, प्रोटीन भी इसमें ज़्यादा मात्रा में पैदा, मतलब प्रोटीन की क्वांटिटी भी इसमें क्या हो गई, बढ़ गई। और अब ये क्या होगा, एक बहुत ही अच्छे किस्म का गेहूं हमारे पास, गेहूं की वैरायटी हमारे पास क्या होगी, तैयार हो जाएगी। ठीक, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं वो किसमें, वैक्सीन के फॉर्मेशन में करते हैं। वैक्सीन के फॉर्मेशन में भी इसी तरह से करते हैं। वो क्या करते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज को लेते हैं एज ए वेक्टर, ठीक, और उसमें क्या करते हैं, जो भी वैक्सीन बनानी होती है, जिस भी बीमारी के अगेंस्ट बनानी होती है, उसके कुछ जीन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। फिर उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू क्या करते हैं, एम्पलीफाई कर करके उससे क्या करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, इंसुलिन्स बनाते हैं। तो मेडिकल की फील्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल की फील्ड में इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर की फील्ड में इस्तेमाल होता है, और
बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का आज के दौर में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। इसके 2 स्टेप, इंसर्शन और डिलीशन। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पूछा है। क्या? डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पूछा है। ठीक, डीएनए और आरएनए। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्या पाई जाएगी? शुगर कौन सी? डिऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक, यहाँ पे क्या पाई जाएगी? केवल राइबोस शुगर पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? केवल राइबोस शुगर। ये क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। ये क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक, ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड या डबल हेलिक्स, और ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड या सिंगल। इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाएगी और इसमें क्या पाई जाएगी? राइबोस शुगर पाई जाएगी। अब डीएनए क्या है? डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है। डीएनए कैन रेप्लिकेट। रेप्लिकेट बाय ऑन, जबकि ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ठीक, रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेट का मतलब होता है कि डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है। डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है, जबकि आरएनए अपनी कॉपी क्या करता है? नहीं बना सकता। डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है लेकिन आरएनए अपनी कॉपी नहीं बना सकता। ठीक, तो राइबोस शुगर पाई जाएगी, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसमें राइबोस शुगर। डबल हेलिक्स में ये क्या? डबल हेलिक्स या डबल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये रेप्लिकेट कर सकता है, ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता। और दूसरी बात जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इसमें जो बेस पाए जाते हैं, बेस पाए जाते हैं। ठीक, क्या इसमें जो बेस पाए जाएंगे? एडेनिन। ठीक, एडेनिन, थायामीन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक, यहाँ पे जो पाए जाएंगे एडेनिन की जगह पे क्या होगा? एडेनिन। थायमीन की जगह यहाँ क्या पाया जाएगा? यूरेसिल, जो कि क्या है? मेन इम्पोर्टेंट है। और यहाँ सेम टू सेम क्या? ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक, तो यहाँ पे थायमीन की जगह क्या पाई जाएगी? यूरेसिल। डीएनए में थायमीन पाई जाएगी, जबकि आरएनए में क्या पाई जाएगी? यूरेसिल। क्या पाई जाएगी? यूरेसिल पाई जाएगी। थायमीन की जगह पे यूरेसिल। तो ये मेन बेसिक मतलब बेसिक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। ये सीधे से रट लेना है और
लिख देना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ह्यूमन इंसुलिन पर टिप्पणी करना या ह्यूमन कमेंट ऑन ह्यूमन इंसुलिन। अगला क्वेश्चन क्या है? कमेंट ऑन ह्यूमन इंसुलिन। ठीक, या टिप्पणी करना, क्या? टिप्पणी करना इंसुलिन, ह्यूमन मानव इंसुलिन पर। ठीक, मानव इंसुलिन पर क्या? टिप्पणी करना। अब सबसे पहली बात कि इंसुलिन क्या है। एक्चुअली इंसुलिन एक क्या है? पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, ठीक, जिसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कम करना, हमारी ब्लड ग्लूकोज को क्या करना? कम करना। ये किसका काम है? इंसुलिन का काम है। ठीक, यहाँ पे जो है टर्म ह्यूमन इंसुलिन, यहाँ पे ये जो टर्म है ह्यूमन इंसुलिन, ठीक, ये जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? ऐसी इंसुलिन जो क्या लैब में बनाई गई हो। कहाँ पर? लैब में बनाई गई हो, उसके लिए क्या करते हैं हम? इस्तेमाल करते हैं टर्म ह्यूमन इंसुलिन। प्रयोगशाला में बनाई जाती है। ठीक, ह्यूमन इंसुलिन का मतलब ऐसी इंसुलिन जो कहाँ? प्रयोगशाला में बनाई जाती है। ठीक, कहाँ पर? प्रयोगशाला में। और दूसरी जो नॉर्मल इंसुलिन की बात करें तो वो क्या है? हमारी पैनक्रियाज में बनती है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, किसकी? ह्यूमन इंसुलिन की। तो ये सबसे पहले क्या है? 1960 में लैब में ये बनाई गई थी। ठीक, 1960 में बनाई गई थी, लेकिन ये मेडिकली अप्रूव्ड नहीं थी, इसलिए ह्यूमन बींग्स में या मानव में इसका इस्तेमाल 1960 में जब बनी तब इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। 1982 में ये मेडिकली क्या हुई? अप्रूव्ड हुई। क्या हुई? मेडिकली अप्रूव्ड हुई। जिसके बाद से ये क्या हुआ? जिसके अंदर भी इंसुलिन की मतलब शुगर की प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर इंसुलिन की डिफिशिएंसी, इंसुलिन उसके पैनक्रियाज प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना पाते थे, उसमें क्या किया? ये इंसुलिन आदमियों को या ह्यूमंस बीइंग में क्या की जाए? देना स्टार्ट की गई। इससे पहले जो इंसुलिन की कमी हमारे अंदर पूरी की जाती, वो किससे की जाती थी? एनिमल से इंसुलिन निकाली जाती थी और उसको ह्यूमन बींग्स में क्या किया जाता? इंजेक्ट किया जाता था। स्पेशली जो इंसुलिन इस्तेमाल की जाती थी वो कहाँ से इस्तेमाल की जाती थी? पिग्स से निकाली जाती है। सबसे ज़्यादा जो इंसुलिन लैब इंसुलिन बनने से पहले जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई वो क्या है? पिग्स की इंसुलिन क्या की गई है? इस्तेमाल की गई है। किसकी? पिग्स की इंसुलिन इस्तेमाल की गई। ठीक, तो कमेंट ऑन ह्यूमन इंसुलिन पे बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ऐसी इंसुलिन जो क्या है? प्रयोगशाला में बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं। ये सबसे पहले कब? 1960 में बनाई गई लैब में। 1960 में लैब में बनाई गई। तब तक इसका 1960 से 82 तक इसका इस्तेमाल आदमियों के ऊपर नहीं किया गया। 1982। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है ह्यूमन इंसुलिन पर टिप्पणी करना या कमेंट ऑन ह्यूमन इंसुलिन। ठीक,
ह्यूमन इंसुलिन पर टिप्पणी। देखिए यहाँ पे दो टर्म हैं। पहला जिसके बारे में पूछा गया है ह्यूमन इंसुलिन और दूसरा है इंसुलिन। ठीक, अब दोनों में फर्क क्या है? इंसुलिन दोनों है। यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन लिखा गया है, ये हम लोग उस इंसुलिन की बात कर रहे हैं जो कहाँ पर लैब्स में बनाई जाती है। कहाँ पर? लैब्स में या प्रयोगशाला में बनाई जाती हैं। कहाँ पर बनाई जाती हैं? लैब्स में या प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में। ये कौन सी इंसुलिन की बात कर रहे हैं? ये नेचुरल इंसुलिन जो कहाँ पर? हमारी पैनक्रियाज में बनती हैं। कहाँ पर बनती हैं? पैनक्रियाज में। कहाँ बनेगी? पैनक्रियाज में। ये कहाँ बनाई जाएगी? लैब्स में बनाई जाती है। कहाँ पर? लैब्स में। ठीक, तो हमें किस पर बात करनी है? सबसे पहले इस पर बात करनी है, उसके बाद हम इसका एक छोटा सा व्यू देखेंगे। ठीक, तो ठीक, ह्यूमन इंसुलिन। ठीक, 1960 में पहली बार ह्यूमन इंसुलिन कहाँ पर? लैब्स में बनाई गई। कब? पहली बार लैब में बनाई गई। ठीक, 1960 में जब ये लैब में बनाई गई तब तक इसे लोगों को, जो नॉर्मल इंसुलिन के मरीज थे, उनको नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि तब तक ये 1960 के बाद कई सालों तक ये मेडिकली अप्रूव्ड नहीं थी। इसको मेडिकल का अप्रूवल कब मिला? 1900 कब? मेडिकली अप्रूव्ड होने का मतलब कि जब तक मेडिकल अप्रूव नहीं करेगी तब तक इसे किसी ह्यूमन बींग्स में क्या करें? इंजेक्ट नहीं कर सकते, ह्यूमन बींग को नहीं दे सकते। ठीक, 1982 में। कब? 1982 में पहली बार इसको क्या किया? अप्रूव किया गया मेडिकल से। क्या हुआ? मेडिकली अप्रूव्ड हो गई। उसके बाद इसको क्या हुआ? जो भी इंसुलिन के मरीज जिनके अंदर भी इंसुलिन की डिफिशियंसी या जिनकी पैनक्रियाज इनफ अमाउंट में इंसुलिन नहीं प्रोवाइड करा सकती थी बॉडी को, जो कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज को क्या करें? बैलेंस कर सके, तो हम लोग क्या है? इस इंसुलिन का इस्तेमाल करते थे। 1982 के बाद से क्या है? हम लोग इस इंसुलिन का इस्तेमाल करना स्टार्ट किए। कौन सी? लैब के इंसुलिन को। कौन सी? लैब के इंसुलिन को। अब लैब में ये इंसुलिन बनाई कैसे जाती है? क्या होता है कि कई बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करके उसमें जो इंसुलिन के जीन होते हैं, जैसे कि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताया था, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके लैब में बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन की जीन डाले जाते हैं और फिर उसको मीडियम प्रोवाइड किया जाता है डिवाइड होने के लिए, या बहुत ज़्यादा सेल डिवाइड होने के लिए। फिर उस जैसे जैसे वो डिवाइड होते हैं उनसे इंसुलिन क्या करती है? निकाली जाती है। निकालने के बाद उसको क्या किया जाता है? मेडिकल पर्पज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, 1982 के बाद से इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया ह्यूमन इंसुलिन को। किसके थ्रू बनती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। सबसे पहले 1960 में बनाई गई। 1960 से पहले ऐसा था नहीं कि 1960 के बाद से ही लोगों को शुगर की बीमारी स्टार्ट हुई, इंसुलिन की डिफिशियंसी हुई। 1960 से पहले भी ऐसा हुआ। उससे पहले जो बाहर से इंसुलिन लोगों को दी जाती थी वो कौन सी दी जाती थी? एनिमल इंसुलिन दी जाती थी। कौन सी? एनिमल इंसुलिन दी जाती थी। जानवरों के अंदर से वो इंसुलिन निकाली जाती थी। स्पेशली जो सबसे ज़्यादा इंसुलिन इस्तेमाल की गई थी 1960 से पहले, यानी कि लैब हम नॉर्मली बात करें तो 1982 से पहले, क्योंकि 1960 में बनाई गई थी लेकिन लोगों को दी नहीं जाती थी। 1982 के
पहले जो इंसुलिन इस्तेमाल की जाती थी वो एनिमल से निकाली जाती थी, स्पेशली पिग्स से। पिग्स के इंसुलिन को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया लोगों में, किसकी, शुगर को बैलेंस करने, शुगर मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए, बॉडी में मतलब ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो एनिमल इंसुलिन का इस्तेमाल किया गया वो कौन सी थी, पिग इंसुलिन थी। ठीक, उसके बाद ये तो हुआ इसका व्यू। उसके बाद हम लोग नॉर्मल इंसुलिन देख लेते हैं। हो सकता है इस बार नॉर्मल इंसुलिन पर कमेंट करने के लिए आ जाए, इस बार ह्यूमन इंसुलिन था तो इस बार हो सकता है नॉर्मल इंसुलिन भी पूछ लें। ठीक, तो नॉर्मल इंसुलिन कहाँ से बनती है, पैनक्रियाज में। कहाँ बनती है, हमारे पैनक्रियाज में। ठीक, हमारे पैनक्रियाज में सेल्स होती हैं दो तरह की, मतलब दो तरह के पार्ट होते हैं, इंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक, अभी जो एक्सोक्राइन पार्ट है ये क्या निकालता है, इसका काम है डाइजेस्टिव जूस बनाना। क्या काम है, डाइजेस्टिव जूस का फॉर्मेशन करना या डाइजेस्टिव जूस का बनाना, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में क्या करती है, मदद करती है। ये जो इंडोक्राइन पार्ट है यहाँ से क्या निकलता है, हमारा इंसुलिन। अब इंडोक्राइन पार्ट को हम देखते हैं, यहाँ इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक, इंडोक्राइन, जब हम इंडोक्राइन की बात करें तो यहाँ भी कितनी तरह की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। ये जो अल्फा सेल होती हैं इनसे क्या निकलता है, ग्लूटागोन हार्मोन, ग्लूटागोन। ठीक, जो बीटा सेल होती हैं ये क्या बनाती हैं, इंसुलिन। क्या बनाती हैं, इंसुलिन। ठीक, तो नॉर्मल इंसुलिन कहाँ से निकलती है, पैनक्रियाज से निकलती है। ठीक, पैनक्रियाज में दो पार्ट होते हैं, इंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट से क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। और इंडोक्राइन पार्ट की बात करें हम तो इंडोक्राइन पार्ट में एक अल्फा सेल होती है, दूसरी बीटा सेल्स होती हैं। ठीक, जो अल्फा सेल होती हैं वो ग्लूटागोन हार्मोन निकालती हैं और बीटा सेल क्या, इंसुलिन निकालती हैं। ठीक, इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करता है, बैलेंस करता है। इंसुलिन की कमी होने से हमारी बॉडी में क्या है, ग्लूकोज का लेवल लगातार बढ़ता जाता है, लगातार क्या है, इंक्रीज होता जाएगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे कई सारी दिक्कतें नॉर्मल लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये हुआ इंसुलिन। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी पर कमेंट करने के लिए। किस पे, पॉपुलेशन और कम्युनिटी। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, कमेंट ऑन एंड कम्युनिटी। किस पर, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉपुलेशन पर। ठीक, सबसे पहले हम लोग पॉपुलेशन देखेंगे। पॉपुलेशन आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे
तो और नॉर्मली सुने होंगे कि यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही, लेकिन जो स्पेसिफिक डेफिनेशन पॉपुलेशन की आती है वो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक, फॉर एग्जांपल कि हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर डेफिनेशन में कि नॉर्मली 1 किलोमीटर की एरिया लेते हैं। 1 किलोमीटर की एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? पॉपुलेशन। कितने? 1 किलोमीटर। ठीक, अब ये भी 1 किलोमीटर, ये ठीक। अब इसके अंदर जितने लोग होंगे, ठीक, वो क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन। इस एरिया की क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक, और इसकी जो दूसरी शर्त है, क्या है? इसकी दूसरी शर्त है, यहाँ पे जिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं वो क्या है? सेम स्पीसीज की हो, एक ही स्पीसीज की बात करेंगे। एक बार हम किसी पर्टिकुलर स्पीसी एक एरिया में किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की ही पॉपुलेशन की बात करेंगे, वहाँ पर पाई जाने वाली दूसरी स्पीसीज की बात करना होगा तो वो हम अलग से करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर पाए जाने वाले जो भी जानवर हों, कुत्ता, बैल, भैंस, गाय, जो भी हों, उनको हम क्या करेंगे? इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जो भी ह्यूमन बीइंग पाए जाएंगी उनको हम कैलकुलेट करेंगे और फिर बताएंगे कि यहाँ की पॉपुलेशन 5,000 है या 10,000 है, जो भी है। ठीक, तो वो एक ही स्पीसीज़ के बारे में हम बात करेंगे, दूसरी स्पीसीज़ के बारे में नहीं करेंगे। और उनके हैबिटेट यानी उनके रहन सहन और उनकी ज़रूरतों के को एक साथ रख के बात करेंगे। इसके बाद अगर हम दूसरे स्पीसीज़ की बात करना हो, जैसे सपोज करिए कि हमें देखना है कि कुत्तों की पॉपुलेशन या डॉग्स की पॉपुलेशन हमें देखना है, तो वहाँ पर 1 किलोमीटर में रहने वाले केवल एक बार में स्पेसिफिक स्पीसीज यानी कि डॉग्स की बात किए हैं तो उस 1 किलोमीटर में केवल डॉग्स की बात करेंगे। एनिमल, ठीक, ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे तो केवल ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे, और बफेलो की बात करेंगे तो केवल बफेलो की बात करेंगे। ठीक, एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज की ही बात करेंगे। ये क्या कहलाएगी? हमारी पॉपुलेशन कहलाएगी। उसके बाद, ठीक, तो क्या पर्टिकुलर एरिया, ठीक, और एक ही स्पीसीज या प्रजाति की बात करेंगे। क्या? प्रजाति की बात करेंगे। ठीक, और वहां पर पर्टिकुलर स्पीसीज के रहन सहन की ही बात करेंगे। ठीक, तो पॉपुलेशन का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर स्पीसीज के पाए जाने वाले जितनी की पाई जाने वाली जो भी संख्या होगी उसकी क्या कहलाएगी? वहाँ की पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक, एक बार में चाहे एनिमल, चाहे मतलब चाहे ह्यूमन बीइंग्स की बात करें या किसी एनिमल और जानवर की बात करें, ठीक, तो एक बार में केवल एक प्रजाति कैलकुलेट करेंगे और वो निकालेंगे। इसके बाद जो अगला है वो इन्होंने क्या कहा है? कम्युनिटी। क्या है? कम्युनिटी। क्या? कम्युनिटी की बात करेंगे। ठीक,
अब जब कम्युनिटी की बात आई तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। क्या है? पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर एक से ज़्यादा स्पीसीज़ होंगी जो आपस में क्या करेगी? इंटरेक्ट कर रही हूँ। इंटरेक्ट का मतलब जिनका आपस में एक दूसरे से क्या हो? लेना देना हो। ठीक, कम्युनिटी में आपस में एक दूसरे से लेना देना हो। अब कम्युनिटी की बात करें तो अगर हम इकोलॉजिकल दो तरह से बात कर सकते हैं। पहली बात इकोलॉजिकल कम्युनिटी, और दूसरी बात जिस कम्युनिटी की हम लोग आपस में बात करते हैं, जैसे कि किसी कॉलोनी की बात करें नॉर्मल, ठीक, तो वहाँ पे कहते हैं यहाँ पर मिली जुली कम्युनिटी रहती है। यानी कि वहाँ पर जब मिली जुली कम्युनिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर कई जातियों के लोग क्या करते हैं? रहते हैं उस कम्युनिटी में। हो सकता है 100 घर हों, ठीक, तो उन 100 घर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो भी हों, बौद्ध, कई सारी धर्म के लोग वहाँ पर क्या कह सकते हैं? रह सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? मिली जुली कम्युनिटी कहते हैं। ठीक, वो उस कम्युनिटी में रहते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ठीक, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें एक दूसरे के काम आते हैं। ठीक, तो वो क्या कहलाती? कम्युनिटी कहलाती है। अगर उसी कम्युनिटी में कोई एक दूसरे काम ना आए, ठीक, तो वो उसे हम कम्युनिटी या अच्छी कम्युनिटी नहीं कह सकते। और ठीक, और दूसरी बात, अगर हम इकोलॉजिकल कम्युनिटी की बात करें तो इकोलॉजिकल कम्युनिटी में हम फॉरेस्ट कम्युनिटी, ठीक, और कोरल रीफ कम्युनिटी, इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी में अगर हम देखें तो क्या कहेंगे? एक से ज़्यादा प्रजाति एक साथ रहती हैं, ठीक, और आपस में वो क्या करती हैं? इंटरेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? इंटरेक्ट। इंटरेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के क्या काम आना, एक दूसरे से संबंध रखना। ठीक, अब ठीक है, ठीक, तो क्या है यहाँ? कम्युनिटी में दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज, क्या दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहती हूँ और वो आपस में एक दूसरे से क्या करती हूँ? इंटरेक्ट करती हूँ, जिनका आपस में एक दूसरे के साथ बनता हो, वो क्या कहलाई जाएगी? कम्युनिटी कहलाएगी। ठीक, तो हम लोगों ने अभी नॉर्मल कम्युनिटी की बात की। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? फॉरेस्ट कम्युनिटी और पॉन्ड कम्युनिटी। ठीक, तो अगर हम इकोलॉजिकल कम्युनिटी की बात करें तो इकोलॉजिकल कम्युनिटी में ठीक, इकोलॉजिकल कम्युनिटी में हम अगर फॉरेस्ट कम्युनिटी की बात करें, क्या? फॉरेस्ट कम्युनिटी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनिमल्स भी होंगे, क्या होंगे? एनिमल भी होंगे, प्लस बर्ड्स भी होंगी। ठीक, एनिमल होंगे, बर्ड होंगी, प्लांट होंगे। ठीक है, ये क्या है? एनिमल्स, बर्ड, प्लांट, और तीनों क्या है? आपस में इंटरेक्ट होते हैं। ठीक, एनिमल, बर्ड, प्लांट तीनों क्या है? आपस में इंटरेक्ट करते हो, क्या है? सेम एरिया में या एक ही फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक, एक फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक, और आपस में इंटरेक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? एक कम्युनिटी कहलाते हैं। इसके अलावा अगर पॉन्ड्स या वाटर में देखें तो क्या? कोरल रीफ को देख लें, क्या? कोरल रीफ कम्युनिटी। कोरल रीफ कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ क्या होगा? फिशेस होंगी, ठीक, एल्गी होंगी, फंजाई होंगी। ठीक, तो ये क्या है? कोरल रीफ कम्युनिटी में है। यहाँ पे
इन सब का क्या है, आपस में इंटरेक्शन होता है। ये इंटरेक्शन अगर हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा कि ये एक दूसरे से किस तरह से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करती हैं। यहाँ पे कोई एक भी कड़ी अगर हटा दी जाए, ठीक, तो क्या होगा, पूरी जो इकोलॉजी है ना पूरी डिसबैलेंस हो जाएगी। कोई भी एक कड़ी हटा दीजिए, पूरी इकोलॉजी क्या होगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। तो कम्युनिटी और पॉपुलेशन में यही डिफरेंस है। पॉपुलेशन में क्या है, हम पर्टिकुलर किसी एरिया में पर्टिकुलर स्पीसीज़ की बात करते हैं, किसी एक एरिया में एक ही स्पीसीज़ की बात करेंगे और उसी के रहन सहन की बात करेंगे। जबकि कम्युनिटी में हम क्या है, दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज़ जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हों और आपस में वो क्या है, इंटरेक्ट कर रही हों, उनकी नीड्स क्या है, उनके रहन सहन का तरीका क्या है, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरेक्ट कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, कम्युनिटी और पॉपुलेशन। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पूछा है। किसके, इम्यूनिटी के बारे में पूछा है, जो कितना, जिसमें क्या क्या पूछा है, इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि सहज प्रतिरोधक क्षमता और एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि प्राप्त प्रतिरोधक क्षमता के बारे में पूछा है। तो चलिए ये भी देखते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्या, ठीक, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सहज प्रतिरोधक क्षमता, और इसे कहते हैं हम लोग प्राप्त प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, तो सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी में वो मैकेनिज्म है या वो प्रक्रिया है जो हमारी बॉडी में जब भी कोई बीमारी या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इस तरह की कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी को क्या करे, नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसी कोई भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी अगर हमारी बॉडी को जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी बॉडी पे क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, तो क्या हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो एक्टिवेट होती है, उससे क्या करती है, मार गिराती है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी देश में वहाँ की क्या आर्मी होती है। इम्यूनिटी भी हमारी बॉडी की क्या है, आर्मी है, जो हमारी बॉडी में क्या करती है, डिफेंस का काम करती है, हमारी बॉडी के रक्षा का काम करती है। जो किसी भी तरह के पैथोजन या किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बीमारी या इन्फेक्शन जो भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, उससे क्या करती है, लड़ने का काम करती है। कौन, इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने पूछा इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी। क्या देखेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक, तो इन्नेट इम्यूनिटी में जो मेन बातें वो ये हैं कि सबसे पहले तो ये क्या होती है, जन्म से ही, ये क्या होती है, जन्म से ही बच्चों में क्या होती है, प्राप्त होती है, जन्म से प्राप्त होती है। और कब तक रहती है,
टिल डेथ, यानी कि मृत्यु तक होती है। जन्म से प्राप्त होती है और कब तक रहती है? मरने तक रहती है। ठीक, कब तक रहती है? पूरी जिंदगी रहेगी। इनेट इम्यूनिटी क्या रहेगी? पूरी जिंदगी रहेगी। ठीक, ऐसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, इस सबको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब हुआ कि जो प्रतिरोधकता की पहली लाइन होती है, बीमारियों से प्रतिरोधकता की जो पहली लाइन होती है, वो कौन बनाता है? इनेट इम्यूनिटी। कौन? इनेट इम्यूनिटी या सहज इम्यूनिटी। ठीक, इसके अलावा क्या है? ये नॉन स्पेसिफिक होती है। क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि ये इम्यूनिटी कोई ऐसी इम्यूनिटी नहीं जिसमें कोई मेमोरी पड़ी हो कि ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये केवल कफ के लिए है, या फिर अभी कोरोना आया था तो ऐसा कभी नहीं। तो ऐसा नहीं था कि कुछ लोगों में कोरोना की क्या हो, इनेट इम्यूनिटी हो, जैसे कोरोना आया इसने क्या किया, उससे अब डिफेंस किया। ठीक, या और भी बीमारियां हैं, टीबी हुई, जो भी बीमारियां हैं, ठीक, उनकी किसी एक बीमारी के लिए इसमें क्या है? स्पेशलाइजेशन नहीं होता। आपकी बॉडी में किसी भी तरह का पैथोजन हो, बस वो इतना हो कि आपकी बॉडी को नुकसान कर सकता है। ठीक, अगर नुकसान कर सकता है तो आपकी इनेट इम्यूनिटी क्या होगी? एक्टिवेट होगी और उससे लड़ेगी। क्या करेगी? एक्टिवेट होगी और उससे लड़ेगी। उसके बाद स्पेशलाइजेशन का जो मामला है, इनेट इम्यूनिटी सबसे पहले एक्टिवेट होगी, लड़ेगी, स्पेशलाइजेशन तो उसके बाद में आता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? नॉन स्पेसिफिक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और जन्म से प्राप्त होती है और कब तक रहती है? मृत्यु तक होती है। ठीक, और क्या है? एक बैरियर की तरह काम करती है। किसकी तरह? बैरियर की तरह। बैरियर की तरह काम करती है। किसकी तरह? बैरियर की तरह काम करती है। बैरियर की तरह काम करने का मतलब इसमें हमारी स्किन इंक्लूड होती है। इसमें क्या इंक्लूड होती है? स्किन। ठीक, तो सबसे पहले जो भी हमारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले कहाँ? हमारी स्किन पे अटैक करते हैं। स्किन पर अटैक करते ही क्या है? हमारी इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिवेट होती है, और वहीं से इनको क्या करती है? डिसआर्म कर देती है। अब वो कैसे? कई मैकेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ, हमारी बॉडी से जो पसीना वगैरह निकलता है उसमें भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? मार देते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है? एक डिफेंस की ही मैकेनिज्म है। ठीक, तो जन्म से प्राप्त होते हैं, जो मतलब हेडिंग डालने के बाद जो हम लोगों को लिखना है, जन्म से प्राप्त होते हैं, उसके बाद थोड़ा बढ़ा के लिखना है। फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, नॉन स्पेसिफिक, ये किसी एक बीमारी के लिए इनमें स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, और क्या है? एक बैरियर की तरह काम करते हैं। ठीक, इसके एग्जांपल में, बैरियर की तरह एग्जांपल में अगर लेंगे तो क्या है? स्किन। तो ये हुई इनेट इम्यूनिटी। ठीक, इनेट इम्यूनिटी ये किसी बीमारी के लिए स्पेशलाइज नहीं होती है, ये जन्म से प्राप्त होती है और मृत्यु तक रहती है। ठीक है, और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें इसमें क्या क्या होता है, तो आप देखते हैं कि आप किसी हार्श इन्वायरमेंट में या ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें हों जिससे आप इससे पहले एक्सपोज नहीं हुए हैं। ठीक, तो क्या है? हमें खांसी आने लगती है। खांसी आने का मतलब कि वहाँ पर कफ, ठीक, जो हमें खांसी आती है इसका मतलब सीधा सा हुआ कि वहाँ पर उस इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे सांसों के थ्रू अंदर जा रही है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वही काम कर रही है, जो हमें क्या कर रही है? हमारे अंदर से उसको निकालने का काम कर रही है। किसके थ्रू? खांसी के थ्रू। ठीक,
इसके बाद आती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड क्या आती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड सब का मतलब ही होता है कि कहीं से कोई चीज़ एक्वायर करना या कहीं से कोई चीज़ प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना या एक्वायर करना। और यहाँ पे ठीक, और यहाँ पर इसकी हिंदी भी देखें तो क्या है? प्राप्त प्रतिरोधक क्षमता। अब इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि जब भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है? प्राप्त की जाती है। क्या होती है? प्राप्त की जाती है। ठीक, दूसरा जन्म से नहीं होती। ठीक, और डेवलप होने में क्या है? टाइम लगता है। ठीक, और क्या है? मेमोरी क्या है? जनरेट होती है। ठीक, और क्या? स्पेसिफिक होती है। क्या? स्पेसिफिक होती है। ठीक, अब देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप करने के लिए क्या है? जिस भी पैथोजन या जिस भी बीमारी, जिस भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी चाहिए, सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को उससे क्या है? एक्सपोज करना पड़ता है। सबसे पहले हमें उस बीमारी से हमको क्या करना है? अफेक्ट होना पड़ता है। उसके बाद ही क्या है? उससे रिलेटेड हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी। ठीक, फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट में क्या आया था? कोरोना आया था। तो कोरोना में डॉक्टर क्या कहते थे कि जिसको एक बार ये इन्फेक्शन हुआ, दोबारा उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हैं, और अगर हो भी गए तो उसके मरने के चांसेस बहुत कम हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक बार हम कोरोना से एक्सपोज होते हैं तो कोरोना के वायरस जो है हमारी बॉडी में जाते हैं। जाने के बाद हमारी इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिवेट होती है और उससे लड़ती है। लड़ने का एक लेवल, ये कई बार ये होता है कि पैथोजन जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होने में कुछ टाइम लगता है। उस टाइम से पहले अगर पैथोजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्टिव हो और बहुत ज़्यादा तेज़ से हमारे ऊपर अटैक कर दे तो कई बार होता है कि डेथ हो जाती है। लेकिन नॉर्मली क्या है? पैथोजन जितनी तेज़ से हमारे ऊपर अटैक करता है उससे कहीं तेज़ हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है और उससे धीरे धीरे लड़ना स्टार्ट करती है और उससे क्या करती है? डिसआर्म कर देती है। और वो बीमारी ख़त्म होने के बाद क्या है? उस बीमारी के अगेंस्ट पैथोजेनिक मेमोरी हमारी बॉडी में क्या होती है? सेव हो जाती है हमेशा के लिए। और दोबारा जब भी वो स्पेसिफिक बीमारी हमारे अंदर आती है, ठीक, हमारी इम्यूनिटी उसको क्या करती है? पहचानती है। पहचानने के बाद उस मेमोरी सेल्स को क्या करती हैं? एक्टिवेट करती हैं। अब क्या है? यहाँ पर इम्यूनिटी डेवलप करने में टाइम नहीं लग रहा है। उस मेमोरी सेल्स बीमारी को पहचाना गया, पहचानने के बाद वो मेमोरी सेल डायरेक्ट क्या कर रही? एक्टिवेट की गई। एक्टिवेट करने के बाद बीमारी को क्या किया गया? इरेडिकेट कर दिया गया। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ टाइम लग जाता है। ठीक, इसीलिए क्या कहा कि डेवलप होने में टाइम लगता है। ठीक, और एक बार बीमारी ख़त्म हुई तो उससे क्या है? एक मेमोरी जनरेट हो जाती है उसकी। ठीक, और ये स्पेसिफिक होती हैं। एक बार में जिस बीमारी से ह्यूमन बॉडी एक्सपोज होगी उसी की स्पेसिफिक क्या है? मेमोरी डेवलप होगी।
नई बीमारी, जितनी बार कोई नई बीमारी या नई पैथोजन नया इन्फेक्शन होगा उतनी बार ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। क्या डेवलप होगा, डेवलपमेंट होके क्या होगा, बीमारी एरेडिकेट की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, मेमोरी जनरेट होगी और वो मेमोरी क्या होगी, स्पेशल उसी बीमारी के लिए होगी, किसी दूसरे पर वो इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और इसमें, इसके एग्जाम्पल की बात करें, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने के कई तरीके हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने के कई तरीके। पहला क्या है कि एक्सपोज टू डिसीज या पैथोजन या इन्फेक्शन। ठीक, पहला तरीका है कि खुद को किसी बीमारी से, पैथोजन से या इन्फेक्शन से क्या किया जाए, एक्सपोज किया जाए या क्या किया जाए, इसके इफेक्ट में आया जाए। उसके बाद क्या होगा, उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी डेवलप होगी, उसके बाद मेमोरी जनरेट होगी और वो क्या है, उस स्पेसिफिक बीमारी के लिए हमेशा के लिए हमारी बॉडी में रहेगी। दूसरा क्या है, वैक्सीन लिया जाए। क्या है, वैक्सीन लिया जाए। क्या है, वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन भी एक तरह से सेम प्रोसेस है। वैक्सीन में क्या करते हैं, जिस बीमारी की, सपोज करिए कि टीबी की वैक्सीन की बात करें। ठीक, क्या है, टीबी की वैक्सीन के नाम बताया था BCG। ठीक, अगर BCG की बात करें तो ये यहाँ पर क्या है, टीबी के जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक, उनको क्या करते हैं, हम डिसआर्म कर देते हैं, यानी कि बिल्कुल इतना ज़्यादा डीएक्टिवेट कर देते हैं कि बस वो जिंदे और मरे के बीच की एक कड़ी होते हैं। फिर उनको क्या करते हैं, वैक्सीन के फॉर्म में लेते हैं और किसी ह्यूमन बॉडी में क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते ही ये क्या है,